पाकिस्तान से मिलिट्री एस्केलेशन में इंडिया के सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक था एरियल थ्रेट्स, जैसे कि ड्रोन्स, मिसाइल्स, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के 15 मेजर सिटीज़ पर टारगेट किए। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट ओपन हो गया था एरियल थ्रेट्स के लिए, और इन सारे थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इंडिया का जो काउंटर डिफेंस सिस्टम था उसने बहुत अच्छे से काम किया, और वो है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया की तरफ आने वाला कोई भी थ्रेट उसको आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और इंडिया इस समय पर डिफेंस, स्पेसिफिकली डिफेंसिव फोर्सेस में या डिफेंसिव आर्मामेंट्स में सबसे आगे है। अब समझते हैं कि ये इंडिया का एरियल डिफेंस सिस्टम है क्या, किस तरीके से काम करता है, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, और इंडिया के इस एरियल डिफेंस सिस्टम के आ जाने से हमें क्या क्या फ़ायदा हो जाने वाला है, ये भी हम देखते हैं। इंडिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बनाते हुए एक 4 टियर मैकेनिज्म बनाया। इस 4 टियर मैकेनिज्म को अगर हम समझेंगे, जहां पर इंडिया अपने एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये 4 टियर मैकेनिज्म इस तरीके से बनाया है कि पहले तो हम लॉन्ग रेंजेस में जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं उन सारे लॉन्ग रेंजेस के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ मीडियम रेंज के थ्रेट्स, तीसरी तरफ शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स, और चौथी तरफ पॉइंट थ्रेट्स, जो भी एरियल थ्रेट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने काम किया है। अब इसको अगर हम समझेंगे तो लॉन्ग रेंजेस को हम एक जनरल आइडिया में मानते हैं कि 100 किलोमीटर्स या उससे आगे के जो भी थ्रेट्स हैं, या कोई भी एरियल थ्रेट जो इंडिया की तरफ आ रहा है उसको 100 किलोमीटर पहले ही न्यूट्रलाइज कर देना। मीडियम रेंजेस थ्रेट अगर हम समझते हैं तो मीडियम रेंज थ्रेट्स अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स के रेंजेस में हम मीडियम रेंज थ्रेट्स को समझते हैं, जहां पे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इसमें काम करता है। शॉर्ट रेंज थ्रेट्स मोस्टली हमारे पास 10 से 30 किलोमीटर्स के बीच काम करने वाले हैं, और भी प्रिसाइज थ्रेट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये मार्जिन 5 किलोमीटर्स का भी हो जाता है कि 5 से 30 तक के जो भी थ्रेट्स हैं उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं शॉर्ट रेंज एरियल डिफेंस सिस्टम से। और पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो दिखने वाले, जो विजुअल थ्रेट्स हैं उनको डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर सके, जो 1 से 5 किलोमीटर तक के रेंजेस में जो भी थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब पाकिस्तान की तरफ से हमको बहुत सारे थ्रेट्स देखने मिले, एरियल थ्रेट्स, स्पेसिफिकली 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ थ्रेट्स हमको यहाँ देखने मिलते हैं। पहला मेजर थ्रेट है वो है मिसाइल बाउंड थ्रेट्स। पाकिस्तान ने हमारे 15 सिटीज को टारगेट करके मिसाइल्स को फायर किया, और उसको न्यूट्रलाइज करना एक सबसे बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म था। दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल से अटैक नहीं कर रहा था, पाकिस्तान छोटे छोटे सॉर्म ड्रोन से भी अटैक कर रहा था, और ये सॉर्म ड्रोन्स इस तरीके से थे जिनको पॉइंट डिफेंस में लेकर के आना ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर एक चीज ये भी समझना है कि अगर एरियल थ्रेट है तो एरियल थ्रेट में क्वालिटी ऑफ थ्रेट किस तरीके का है। अगर क्वालिटी ऑफ थ्रेट बहुत लॉन्ग रेंज से प्रोजेक्टाइल में आया हुआ कोई मिसाइल है वो है, या किसी शॉर्ट रेंज की प्रोजेक्टाइल, शॉर्ट रेंज की प्रोजेक्टाइल मतलब किसी छोटे जगह, आसपास की जगह से छोड़ा हुआ एक छोटा सा ड्रोन है जो किसी एक डिफाइंड पैटर्न में नहीं चल रहा है। अब खास तौर पर अगर हम यहाँ पर ये समझेंगे तो जो सॉर्म ड्रोन्स पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ छोड़े वो इस तरीके से थे कि वो कैमिकाजी मैकेनिज्म पे चलते थे। अब कैमिकाजी मैकेनिज्म क्या है, इसको अगर हम जनरल भाषा में समझें तो कैमिकाजी का मतलब होता है किसी भी एक फ्लाइट का रूटीन पैटर्न नहीं होना, रैंडम चलना, किसी भी तरीके से चलना। यहां पर अब जनरली जब भी टैक्टिकल वॉरफेयर्स होते हैं या टैक्टिकल मैकेनिज्म या डिफेंसिव मैकेनिज्म्स में हम देखेंगे तो हम एक प्रोजेक्टाइल को देख सकते हैं कि एक इंडिया की तरफ कहीं से कोई एक प्रोजेक्टाइल इंडिया की तरफ चला रहा है, दूसरी तरफ क्या है, एक इर्रेगुलर फैशन से चला आ रहा है। तो इन दोनों तरीके के पैटर्न, दोनों तरीके के थ्रेट्स को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके का हो। इसलिए इंडिया का ये 4 टियर मैकेनिज्म यहां पर काम करता है, जहां पर इस 4 टियर मैकेनिज्म के थ्रू हम एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है, या जो सबसे बड़ा वेपन सिस्टम है, या जो सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है, वो हमको मिलता है S-400 से। S-400 हमारे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में काम करता है, जहां पर ये 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में कोई भी अगर एरियल थ्रेट है तो उसको टारगेट कर सकता है। सबसे पहले तो उसको काउंटर कर सकता है या उसका सर्वेलेंस कर सकता है, फिर उसको काउंटर कर सकता है। अब इसमें अच्छी बात यह हो जाती है कि नंबर ऑफ थ्रेट्स को कितना एंगेज कर सकता है। इसमें एक एडवांस रडार सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एजा रडार सिस्टम।
एजा या एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सिस्टम। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सिस्टम इस तरीके से है कि इसमें मल्टीपल रडार ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स होते हैं और हर एक ट्रांसमीटर और रिसीवर से एक रेडियो वेव ट्रांसमिट की जाती है। अब ये इस तरीके से बन जाता है कि किसी एक पॉइंट से बहुत सारी रेडियो वेव्स को हम एक साथ छोड़ रहे हैं और ये रेडियो वेव्स एक साथ छोड़ने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में स्कैन कर सकते हैं। जब मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में स्कैन कर सकते हैं तो उन्हीं टारगेट्स को एंगेज भी कर सकते हैं उसी रडार सिस्टम के थ्रू और उसी रडार सिस्टम के थ्रू प्रिसीशन से हम इन टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 80 टारगेट्स एक बार में हिट किए जा सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 160 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली मॉनिटर भी कर सकता है। तो ये एक एडवांस सिस्टम हो जाता है S-400 सिस्टम, जिसमें 5 अलग अलग मिसाइल्स हमको मिलते हैं जो 40 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर्स और 400 किलोमीटर्स तक की रेंज वाले की मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो काउंटर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो इनबॉर्न किसी भी तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं, प्रोजेक्टाइल्स हैं या कोई ट्रेजेक्ट्री से कोई एक टारगेट लेकर के हमारे पास आ रहा है या कोई एक ऐसा आर्म है जो हमको बड़े लंबी दूरी से हमारे तरफ छोड़ा गया है, उसको स्कैन कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऑल्दो S-400 सिस्टम एक रशियन सिस्टम पर डिपेंडेंट है, ये एक महंगा सिस्टम है। S-400 सिस्टम को हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। S-400 सिस्टम हमारे पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का आउटर मोस्ट डोम बनाता है। अब इस आउटर मोस्ट डोम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये काम करता है 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में। अब 40 से 400 तो ये स्कैन कर लेगा, न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प कर देगा, लेकिन कोई एक ऐसा थ्रेट जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास से हमारे पास छोड़ दिया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर से नीचे वाला है, उस प्रोजेक्टाइल को पकड़ना, या एक ऐसा थ्रेट जो कैमिकाजी मैकेनिज्म के थ्रू इंडिया की तरफ आ रहा है, उस प्रोजेक्टाइल को पकड़ना, इसके लिए भी हमें रेडी होना पड़ेगा। और यहां पर आता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का सेकेंड लेयर, और वो एयर डिफेंस सिस्टम का सेकेंड लेयर बनाता है आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम एक एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये एयर टू एयर में भी काम करती है, सरफेस टू एयर में भी काम करता है और एरियल बॉर्न किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में जो भी हमारे एरियल थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर जाता है, जो कि S-400 की इनर लेयर बनता है। ऊपर अगर S-400 है तो उसके ठीक नीचे हमारे पास आकाश सिस्टम है। अब आकाश सिस्टम के साथ एक और एडवांटेज क्या है कि इसके पास है 3D रडार सिस्टम। ऑल्दो ये 3D रडार सिस्टम पैसा पर काम करता है। पैसा क्या है? पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। जैसे S-400 में हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे है, वैसे आकाश सिस्टम में हमारे पास पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे क्या करता है? जैसे S-400 सिस्टम में मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेव्स ऑफ रेडियो वेव हम एक साथ छोड़ सकते हैं, जिससे हम रडार बना सकते हैं। रडार मोस्टली काम करता है, रेडियो वेव जाता है, हिट करता है किसी भी पॉइंट को और रिटर्न आता है अपने रिसीवर पर, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, वेलोसिटी को, मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एजा में अगर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे है तो वहां पर मल्टीपल वेव्स जाएंगे। पैसा में एक सिंगल ट्रांसमीटर और रिसीवर है, जिसको हम अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसमिट और रिसीव करके ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकते हैं। अब इसमें एक एडवांटेज ये हो जाता है कि ये सस्ता रडार सिस्टम है, आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से फिट किया जा सकता है, आसपास के 3 डायमेंशनल रडार सिस्टम्स को बनाने में हेल्प कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा से कम है या एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे से कम है, बट इसकी रोबस्टनेस बहुत हाई है। और आकाश सिस्टम में ये राजेंद्र पैसा सिस्टम या राजेंद्र पैसा रडार सिस्टम ने बहुत एक्टिवली काम किया है, जहां पर इंडिया पर आने वाले जो ड्रोन अटैक्स हैं उसको काउंटर करने में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। या रॉकेट जो छोड़े गए इंडिया की तरफ, जो मेजरली लॉन्ग प्रोजेक्टाइल से रॉकेट्स हमारे तरफ छोड़े गए, उसको न्यूट्रलाइज करने में ये आकाश सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस आकाश सिस्टम ने एक साथ 64 टारगेट्स को एंगेज किया और अप्रॉक्सीमेटली 12 टारगेट्स को एक बार में न्यूट्रलाइज किया। तो जब सॉर्म ड्रोन्स हैं या छोटे छोटे ड्रोन्स हमारे तरफ, जो टर्किश ड्रोन्स थे हमारे तरफ छोड़े गए पाकिस्तान की तरफ से, उनको न्यूट्रलाइज करने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब सबसे अच्छी बात यह है कि S-400 सिस्टम, जो कि हमारी पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का आउटर लेयर है, उसके अंदर आकाश सिस्टम है।
आकाश सिस्टम एक इंडिजीनियसली सिस्टम है, यहाँ इंडिया में बना हुआ सिस्टम है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, इसकी कॉस्ट इवैल्यूएशन इंडिया में है और इसको हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डोम स्ट्रक्चर बन जाता है या एयर डिफेंस सिस्टम बन जाता है। आकाश को अभी हम आगे एडवांस भी ले जा रहे हैं, जिसमें आकाश नेक्स्ट जनरेशन हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने आकाश की टेक्नोलॉजीज को भी चेंज किया है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे सॉलिड डक्टेड रामजेट्स काम करते हैं। आकाश में भी हम वही सॉलिड डक्टेड रामजेट सिस्टम्स को लेकर के आ रहे हैं, जो कि एडवांस मिसाइल सिस्टम्स में हमको देखने मिलते हैं, जहां पर इसकी रेंज 80 किलोमीटर के आसपास भी आ जाएगी। तो ये आसानी से सरफेस टू एयर होते होते बियॉन्ड विजुअल रेंज भी जाकर के टारगेट्स को हिट कर सकता है, जहां पर ये सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं, एयर डिफेंस में नहीं, इनफैक्ट काउंटर मैकेनिज्म्स में भी काम करेगा और ये अटैकिंग मैकेनिज्म्स में भी अग्रेसिवली काम करेगा आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम। वहीं पर तीसरी तरफ इन दोनों की लेयर्स के बाद एक और लेयर सिस्टम आता है, वो है शॉर्ट रेंज सिस्टम्स। शॉर्ट रेंज सिस्टम्स को बनाने के लिए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाने के लिए इनिशिएट ही हमने शॉर्ट रेंज सिस्टम से किया था, जहां पर हमारे पास इजराइल से लाए हुए 2 मेजर मिसाइल सिस्टम्स हमको देखने मिलते हैं। एक है स्पाइडर मिसाइल सिस्टम और दूसरा है बराक मिसाइल सिस्टम। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जिसको बाद में इंडिया ने री इंजीनियर करके इंडिया में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि शॉर्ट रेंजेस के लिए है, और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम MRSAM, ये 2 मिसाइल सिस्टम्स प्लेटफॉर्म बनाए हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, जहां बराक 8 सिस्टम्स को हम किसी एक पर्टिकुलर लॉन्चर से लॉन्च कर सकते थे, सीधा किसी एक टारगेट की तरफ प्रोजेक्टाइल के जैसे भेज सकते थे, वहीं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वर्टिकली लॉन्च हो सकते हैं। मतलब क्या है, किसी एक कैनिस्टर में इस मिसाइल को रख दो, वहां से इसको लॉन्च करवाओ, फिर अपने टारगेट्स को सेट करो और उसको हिट करो। तो ये वर्टिकली जब लॉन्च होता है तो इसकी लॉन्चिंग इजी हो जाती है। किसी भी टेरेन से इसको लॉन्च किया जा सकता है, किसी भी जगह पर रख करके इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारा जो काउंटर डिफेंस मैकेनिज्म होगा या काउंटर एयर डिफेंस मैकेनिज्म होगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पॉइंट डिफेंस में भी काम करेगा, शॉर्ट रेंज डिफेंसेस में भी काम करेगा, और स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर सिटी या हैबिटेंट्स या रेसिडेंट्स के ऊपर अगर कोई थ्रेट आता है, तो ये QRSAM और MRSAM बहुत अच्छे से काम करते हैं, जहां पर ये एरियल डिफेंस को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो जाए। इसके साथ और काम करता है जो इनर मोस्ट लेयर है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का, जो 1 से 5 किलोमीटर तक के कोई भी थ्रेट्स को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो बनता है पॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें एक तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल काम करता ही करता है, साथ में बराक मिसाइल सिस्टम्स के अपने जितने भी रडार्स हैं वो भी काम करते हैं और वो मिसाइल सिस्टम्स भी काम करते हैं। साथ में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, हम ऐसे मैन पोर्टेबल गन्स ले सकते हैं जिनको हम रडार्स के थ्रू सिंक कर सकते हैं और आने वाले किसी भी थ्रेट के ऊपर फायर कर सकते हैं, जिससे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जो कि बन जाते हैं मैन पैड्स। तो मैन पैड्स भी एक क्रिटिकल एसेट बन जाते हैं यहाँ पर किसी भी एरियल डिफेंस सिस्टम तक पहुंचने के लिए या एरियल डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अब इन सारी चीजों के साथ ये तो हुए वो वेपन सिस्टम्स जिनके थ्रू हमने चीजों को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन इन वेपन सिस्टम से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये समझना है कि इन वेपन सिस्टम्स को इतना पोटेंट बनाया कैसे, इन वेपन सिस्टम्स को इतना एक्यूरेट हमने कैसे बना लिया। तो इन वेपन सिस्टम्स को इतना एक्यूरेट हमने बनाया अपने एयर कमांड सिस्टम से। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जो एक रडार्स की बहुत बड़ी फ्लीट है। इस पूरी फ्लीट में हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार्स हैं, उसके बाद आकाश के 3D कंट्रोल रडार सिस्टम्स हैं। इसके नीचे अगर हम चले आते हैं तो हमारे पास क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के रडार सिस्टम्स हैं, जो कि एक पूरा का पूरा डोम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जहां पर इंडिया की तरफ छोटे रेंज से लेकर के लॉन्ग रेंज की तरफ भी अगर हम जाएंगे, कोई एरियल थ्रेट इंडिया की तरफ अगर आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में या उसको सर्वे करने में, सबसे पहले उसको सर्वे करने में, उसको कंट्रोल करने में, फिर उसके अगेंस्ट कोई काउंटर मैकेनिज्म लाने में हमको एक्यूरेसी मिल जाती है, जिससे इतने सारे ड्रोन्स हमारे ऊपर छोड़े गए, इतने सारे स्वॉर्म ड्रोन्स हमारे ऊपर आए, इतने सारे मिसाइल्स हमारे ऊपर अटैक किए गए, लेकिन उन सारे मिसाइल्स, उन सारे ड्रोन्स को हमने न्यूट्रलाइज किया, पॉइंटेड न्यूट्रलाइज किया, टू द पॉइंट न्यूट्रलाइज किया। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारा ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम्स में फायदा क्या हो जाता है, आर्मी, नेवल और एयरफोर्स के कमांड सिस्टम्स एक साथ काम करने लगते हैं और इन सबको एक इंटीग्रेशन में, एक सिंक में
हम काम करवाते हैं, जिसका फायदा क्या होता है, कुछ थ्रेड्स एरियल हैं या कुछ थ्रेड्स ऐसे भी हैं जो मैन पोर्टेबल थ्रेड्स हैं और हमारे तरफ छोड़े गए, या कुछ थ्रेड्स ऐसे भी हैं जो कैमिकाजी मैकेनिज्म से हमारे तरफ छोड़े गए। ये सब इंटीग्रेटेड होने के कारण से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रडार सिस्टम इन सारे थ्रेड्स को पकड़ लेता था, इन सारे थ्रेड्स को सर्वे कर लेता था और फिर उनके अगेंस्ट में हम काउंटर मैकेनिज्म ला सकते थे, जो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। अब अच्छी बात क्या है, ये इंटीग्रेटेड डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने बनाया है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने बनाया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, इसकी कॉस्ट भी कम है और हम आसानी से ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब जब ये एक साथ काम करने लगेंगे, इंटीग्रेटेड इन सिंक काम करने लगेंगे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वेस्टर्न बॉर्डर्स ही नहीं, ईस्टर्न बॉर्डर्स हो या नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स हो, हर तरफ हम अपना एक मैकेनिज्म बना सकते हैं, एक एयर डिफेंस मैकेनिज्म बना सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल, जहां पर हम अपने थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। ये एक और एडवांटेज है। इसके बाद इन सारे सिस्टम्स के साथ साथ एक और सिस्टम यहां पर काम किया, जो था भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र एक काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है, जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रो मिसाइल्स को छोड़ के स्वॉर्म ड्रोन्स, बेसिकली स्वॉर्म ड्रोन्स होते क्या हैं, एक मेजर ड्रोन के मल्टीपल पार्ट्स बना दो या छोटे छोटे बहुत सारे एक साथ ड्रोन्स बना दो, उन सारे ड्रोन की एक फ्लीट बना दो और उस ड्रोन के सेंटर में एक छोटा ड्रोन होगा जो उसके कंट्रोल और कमांड को रखेगा। तो छोटे छोटे मक्खियों जैसे ड्रोन्स हैं और बीच में एक बड़ी मक्खी है जो उन सारी मक्खियों को कंट्रोल कर रहा है, जिसको कोई एक मैन ऑन कमांड पर उसको कंट्रोल कर रहा है। अब ये सारे एक साथ काम करते हैं और एक एक ड्रोन यहाँ पर एक एक्सप्लोजिव के जैसे काम कर सकता है, जो किसी एक टारगेट्स को और मल्टीपल टारगेट्स पे जाकर के एक्सप्लोजन्स कर सकते हैं। अब इस तरीके के जब हमारे पास एरियल थ्रेट्स आते हैं, तो इन एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के दो मेजर तरीके होते हैं। पहला तो जो रडार सिस्टम्स है हमारे पास, उन रडार सिस्टम्स के थ्रू ही जो सेंट्रल ड्रोन है, जो मेजर काउंटरिंग ड्रोन है या जो मेजर कम्युनिकेटिंग ड्रोन है, जो सारे ड्रोन्स को चला रहा है, उस ड्रोन को पकड़ के हम इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दें और न्यूट्रलाइज कर दें। अगर वो सेंट्रल कमांड ड्रोन न्यूट्रलाइज हो जाता है तो बाकी सारे ड्रोन्स भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम उसको जैम नहीं कर पाते हैं तो सारे के सारे ड्रोन्स पर छोटे 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 माइक्रो मिसाइल्स छोड़ दिए जाएं और ये माइक्रो मिसाइल्स उन सारे ड्रोन्स को एक बार में ही सारों को खत्म कर दे। तो ये भी एक तरीका होता है स्वॉर्म ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का। हमारे पास ये दोनों तरीके थे। हमने इलेक्ट्रॉनिकली उनको जैम भी किया, हमने साथ ही साथ यहाँ पर इन माइक्रो मिसाइल्स को यूज करके, भार्गवास्त्र जैसे माइक्रो मिसाइल्स को यूज करके उनको न्यूट्रलाइज भी किया। तो यहाँ पर इन भार्गवास्त्र या ऐसे माइक्रो मिसाइल सिस्टम्स को यूज करके हमने ये भी प्रूव कर दिया कि हमारे पास सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है। अगर हम चाहें तो जो न्यू वेपन्स हैं या जो न्यू एज वेपन्स हैं, जहां जैसे कि ड्रोन्स हैं या स्वॉर्म ड्रोन्स भी, ये सब न्यू एज वेपन्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी भी हमारे पास है। जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक छोटे से डिफेंस सिस्टम HQ-9 या HQ-16 पर बेस्ड था, उसी पर ज्यादा डिपेंडेंट था। ऑल्दो वो एक अच्छा रडार सिस्टम है, लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज करना इजीली कॉम्प्रोमाइज करना आसान था, या उसको किसी एक टारगेट में एंगेज करके उसको डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देना भी आसान था, जैसा कि हमने किया लाहौर के HQ-9 सिस्टम के साथ। HQ-9 सिस्टम में हमने उसको एक एरियल टारगेट पर पहले एंगेज कराया और दूसरी तरफ उसको फिजिकली ही डिस्ट्रक्ट कर दिया। जब वो रडार फिजिकली ही डिस्ट्रक्ट हो गया तो अब वो रडार हमारे जो उस तरफ जो हम रिटेलिएशन में फायर कर रहे थे उसको काउंटर करने के लिए बचा ही नहीं था। तो यहां पर हमने अपने रडार सिस्टम से एयर डिफेंस को मजबूत तो किया ही किया, साथ में अपने रडार सिस्टम्स को उन पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प मिली हमको। और साथ में ये भार्गवास्त्र जैसे जो छोटे छोटे माइक्रो मिसाइल्स थे, इनने उन मेजर टारगेट्स को हिट करके एक बार में ही सारे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये भी हमको देखने मिला। इन सारे सिस्टम्स में अभी हमको देखने मिलता है कि इन सारे सिस्टम्स की कमांड कहां से आ रही है। अब इतने सारे रडार्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेके आना और फिर उस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करना, ये मेजर प्लेटफॉर्म बन जाता है आकाश तीर प्लेटफॉर्म। ये मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इंडिया में डेवलप हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है और इसमें बहुत सारे अरे ऑफ रडार्स हैं। 3D रडार सिस्टम्स हैं, या हमारे रिकॉर्डर रडार सिस्टम्स हैं, या वर्चुअल रडार सिस्टम्स हैं, या पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सिस्टम्स हैं। इन सारे रडार सिस्टम्स को हम एक साथ सिंक में लेकर के आते हैं और उस पूरी सिंक को एक साथ काम कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं। वो प्लेटफॉर्म सिर्फ एक फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, रडार प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इन सब का एक सिंक है
जो कि एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जैसा भी बन जाता है। और यहाँ पर हमारी एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज करके हमने ये आकाश तीर सिस्टम की एक कंट्रोल कमांड सिस्टम भी बहुत अच्छे से डेवलप की, जिसमें हम सारे मैकेनिज्म्स को एक ऑर्केस्ट्रा के जैसे एक साथ चला सकते थे, एक सिंक में चला सकते थे। जब ये एक सिंक में चलने लगे सारे मैकेनिज्म्स, तो ये ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते थे, ज्यादा बेटर तरीके से काउंटर कर सकते थे, अग्रेसिवली एक साथ ज्यादा अच्छे से काम भी कर सकते थे, जो कि हमको देखने मिला। तो आकाश तीर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिस्टम बन गया। इसके बाद हमारे कुछ लॉइटरिंग एम्यूनिशंस थे, जैसे कि नागास्त्र या समर एयर डिफेंस सिस्टम्स। इनने भी अग्रेसिव काम कराने में और पाकिस्तान टेरिटरी में जाकर के या तो रडार सिस्टम्स को या मिसाइल सिस्टम्स को या एयरबॉर्न टारगेट्स को हिट करने में हेल्पफुल थे। इन सारी चीजों से हमको ये समझ में आता है कि जब हम ये एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देखते हैं, तो ये एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 चीजों को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया अगर टेरर कैंप्स पर या टेररिस्ट पर अटैक करना चाहता है, तो वो जब चाहे जैसे चाहे प्रिसीशन के साथ अटैक कर सकता है। चाहे वो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे हमारे कॉम्बैट एम्यूनिशंस हो, उनको हम प्रोटेक्ट करते हुए टू द पॉइंट टारगेट पर हिट भी कर सकते हैं। हमारे एयरक्राफ्ट्स को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे मिसाइल सिस्टम्स टारगेट पर जाकर के हिट हो गए और उनके काउंटर अटैक सिस्टम्स ने उनको पकड़ नहीं पाया या उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। इसमें सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी? वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की या रडार सिस्टम्स की, जिनने बखूबी काम किया यहाँ पर। तो एक चीज तो हम ये बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, इस समय पर हम वर्ल्ड में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज या एयर डिफेंस की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज या रडार की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में सबसे एडवांस हो चुके हैं। अगर इसी को हम कंपेयर करें हमारे और चीज़ों से, तो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम को आप इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर करो, तो इजराइल ऑल दो उसकी नीड्स छोटी हैं, इंडिया का ज्योग्राफी बड़ा है, नीड्स बड़ी है, तो उसके कंपैरिजन में भी लें तब भी हमारे पास जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्राइमरीली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि इंडिया का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। इस मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में हमने मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, पॉइंट रेंज, हर रेंज को जैसे थ्रेट्स हो सकते हैं उन सारे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने अपने एफर्ट्स बनाए हुए हैं। और इन एफर्ट्स के थ्रू या अपने मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं, और इन मैकेनिज्म्स के थ्रू जब हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि इजराइल, जो कि वेल नोन आयरन डोम स्ट्रक्चर एयर डिफेंस का बनाया हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं एक एज हम लेकर के चले जाते हैं, जहां पर हमारे पास हाईली रोबस्ट सिस्टम है, जहां पर इजराइल के पास मॉडरेट सिस्टम्स हैं, हमारे पास इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज हैं, जबकि इजराइल के पास भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज हैं, बट वो ज़्यादातर यूएस पर डिपेंडेंट हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारे सिस्टम्स की ज़्यादा है, जहां पर हमारे पास समर सिस्टम है या सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जो हमने इंडिजिनियसली डेवलप किए हैं वो हैं, या माइक्रो मिसाइल सिस्टम्स है जैसे भार्गवास्त्र, ये सब है। ये सब प्रूव करते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो इस समय पर आगे है। दूसरी चीज जो इसने प्रूव कर दिया है वो ये प्रूव कर दिया है कि इंडिया बहुत दिनों से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया या इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की बहुत सारी बातें हम लोग करते आए हैं। 2014 के बाद से हमने मेक इन इंडिया डिफेंस में लेकर के आए और हमने कहा कि हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट को ज़्यादा इंडिजिनस करना चाहते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी नीड की, अपने रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें यहाँ बनाएं, अपने लिए यूज़ कर सकें, ऐसे मैकेनिज्म्स हमको बनाना है। इस जो कॉम्बैट सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खड़ी हुई, उसने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफिकली जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत सही लाइन में जा रही है। जिस तरीके से हमने अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किया है या जो अपने डिफेंस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया है, इन सारे प्रोडक्ट्स ने ये प्रूव कर दिया कि हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को बना सकते हैं, और उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का डिस्प्ले भी हमने कर दिया। हमने सिर्फ ये नहीं दिखाया है कि हम क्या किसी एयर शो में जाकर के अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दिखा देने वाला सिस्टम नहीं है। हमने इन फील्ड एक थिएटर कमांड क्रिएट करके डिफेंस सिस्टम्स के साथ काउंटर अग्रेसिव सिस्टम्स को भी बनाया, जिससे हमने प्रूव कर दिया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से चल रही है और मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे जा रही है। ये भी हमारा दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है जो हमको इस कॉम्बैट सिचुएशन से देखने मिला। और तीसरा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ग्लोबली, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की गई, चाहे वो रशियन हो, चाहे इजरायलीज हो, चाहे यूएस बाउंड हो, चाहे इवन चाइनीज हो, लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि जैसे जैसे चेंजिंग थ्रेट्स होते जाएंगे, थ्रेट्स चेंज होते जाएंगे या वॉर एम्यूनिशंस चेंज होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करके
उसके अकॉर्डिंग काम करके, उसके अकॉर्डिंग उन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए जाने चाहिए या जिस तरीके के बनाने जाने चाहिए वो भी हम बना चुके हैं, हमने वो डिस्प्ले कर दिया। तो यहां पर हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से लीडरशिप प्रूव करती है। यहां पर हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक फ्रंट लाइन पे आ जाती है। हम सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज को प्रूव नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट भी ओपन कर रहे हैं उन सारी कंट्रीज के लिए जो लो कॉस्ट इफेक्टिव वेपन्स को प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड हैं या इंडिया जैसी एक कमांड बनाने में इंटरेस्टेड है जहां पर उनके थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में वो हेल्पफुल हो सकता है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर बहुत सारी कंट्रीज का बन सकता है आगे जाकर के। उसकी कैपेबिलिटीज इंडिया ने इस वॉर लाइक सिचुएशन से प्रूव कर दी है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें आगे चलती रहेंगी। आगे भी हमको देखने मिलेगा कि किस तरीके से कमांड सिस्टम्स को डेवलप करके और भी वेपन सिस्टम्स को डेवलप किया गया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस भी करते रहेंगे कि कैसे कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से या डिफेंस इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट से कैसे इंडिया को ये फायदा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।